अच्छा स्टूडेंट्स, तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कार्डियोवास्कुलर डायनामिक्स या फिर हीमोडायनामिक्स भी कहते हैं इस टॉपिक को। हीमोडायनामिक्स का मतलब क्या है? हीमोडायनामिक्स का मतलब है कि कितना ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ह्यूमन बॉडी में, कि जितना हमारी बॉडीज़ में ब्लड सर्कुलेट करे उसको हीमोडायनामिक्स कहते हैं। देखिए वर्ड से ही ज़ाहिर है, हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायनामिक्स का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ आपके साथ मोशन में है या फिर वो सर्कुलेट हो रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उसको हीमोडायनामिक्स कहते हैं। हीमोडायनामिक्स ऑफ ब्लड, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या चीज़ है तो आपने सिंपली कहना है कि जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है उसको हीमोडायनामिक्स कहते हैं। अब कार्डियोवास्कुलर हीमोडायनामिक्स में आपके पास दो पार्ट्स हैं। एक तो जो है तो कार्डियोवास्कुलर हीमोडायनामिक्स में क्या होता है कि आपके पास ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ भी हो रही होती है। देखिए हार्ट की तरफ भी हो रही होती है सर्कुलेशन, और वो ब्लड जो है तो सर्कुलेशन वो भी इसमें आती है कि जो हार्ट रेगुलेट करे। मतलब एक ये कि ब्लड जो हार्ट की तरफ आ रहा है, और दूसरा ये कि जो ब्लड हार्ट दे रहा है पूरी बॉडी को। तो ये दोनों की दोनों सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे, ये अंडर हीमोडायनेमिक्स आता है। पहले तो सिंपली इस डायग्राम में देख ले, आपको फ्लो की समझ आ जाएगी सारी की सारी बात की जो मैंने यहाँ पे कही, कि मतलब इसके दो फॉर्म्स हैं। एक तो ये कि हार्ट कौन सा ब्लड दे रहा है और हार्ट के पास कौन सा ब्लड सर्कुलेट होके आ रहा है। सबसे पहले आपके पास पल्मोनरी वेन्स है जो कि लंग्स से आती हैं, उनके जरिए आपके पास ब्लड एंटर होता है थ्रू वेना कावा, और फिर वो आर्ट्रियल सेप्टम और फिर वो राइट आर्ट्रियम में पहुंचता है। फिर राइट आर्ट्रियम से जो है तो ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए जाता है राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व या फिर जो इसको पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं, इसके जरिए ये फिर चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से यही ब्लड आपके पास चला जाता है लंग्स में। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब जो ब्लड आ रहा है हार्ट में वो किधर से आएगा? पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लंग्स से ब्लड लाएंगी, इधर देंगी, तो आपके पास लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। फिर लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ पे जो मिट्रियल वॉल्व है या फिर इसको मिट्रियल वॉल्व जो है तो इसके जरिए एंटर होगा ब्लड यहाँ से लेफ्ट आर्ट्रिया से जो है तो ब्लड एंटर होगा थ्रू मिट्रियल वॉल्व, और फिर उधर से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है तो ब्लड ने जाना है जो कि फिर बाद में पंप होगा पूरी बॉडी में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा एओर्टा की तरफ विद द हेल्प ऑफ एओर्टिक वाल्व। तो एओर्टिक वाल्व से जाएगा ब्लड एओर्टा में और फिर सारी की सारी बॉडी में फैल जाएगा। तो ये तो जितनी बात है उसकी पूरी की पूरी समरी होगी। अगर आपको इस डायग्राम की समझ आ गई तो आप सारा का सारा अपने वर्ड्स में फिर प्रोसेस लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब पहले आपने ये जो यहाँ पर हमने सिंपली पढ़ा, अब इसको ज़रा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि पहले आपके पास क्या होता है कि मेन जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट की सरफेस पे मौजूद होती हैं। हार्ट की सरफेस पे जो कोरोनरी आर्टरीज मौजूद है और वो आर्टरीज जो कि हार्ट के अंदर पिनेट्रेट हुए हैं, दोनों की दोनों आर्टरीज जो है क्या करती हैं, उनसे हार्ट को नरिशमेंट मिलती है। इस बात का क्या मतलब ऑक्सीजन और जितनी हार्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है, ब्लड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, या जो आयंस चाहिए होते हैं हार्ट को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, वो सारे के सारे हार्ट को मिलते हैं इन्हीं आर्टरी से, मेन कोरोनरी आर्टरी से, और इसके अलावा जो छोटी छोटी आर्टरीज हार्ट के अंदर पिनेट्रेट हुई होती हैं उससे हार्ट को नरिशमेंट मिलती है। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का क्या काम होता है? वो एंटीरियर और जो साइड वाला पोर्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, उसको ब्लड सप्लाई करती है। और राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? वो ब्लड सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल को, और इसके अलावा जो पीछे वाला पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का उसको भी ब्लड सप्लाई करती है। अब वेनस ब्लड आपके पास कौन सा ब्लड होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना उसको वेनस ब्लड कहते हैं। वो क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से वो निकल जाता है और फिर वो कोरोनरी साइनसेस के जरिए निकल जाता है। ठीक है, अब कोरोनरी साइनसेस क्या है आपके पास? कोरोनरी साइनसेस बेसिकली आपके पास वेन्स की कलेक्शन को कहते हैं जो कि एक साथ मिल के ब्लड को कलेक्ट करते हैं
हार्ट के मसल से ब्लड को कनेक्ट करते हैं। ये आपके पास बेसिकली कलेक्शन है वेन्स का, जो मिलके एक आर्टरी, एक आपके पास वेजल बना ले, तो फिर वो वेजल हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। अच्छा, ज्यादातर जो वेनस ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से फ्लो करता है एक छोटे एंटीरियर कार्डिक वेन के जरिए राइट आर्टरियम तक, और वो कोरोनरी साइनस के साथ कनेक्टेड भी नहीं होता। और छोटे से स्मॉल अमाउंट का जो ब्लड है वो जो है तो आपके पास तिबेसियन वेन है, उसके जरिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कोरोनरी ब्लड जो है तो उसकी सर्कुलेशन होती है हार्ट में। अच्छा, जब ह्यूमन बॉडी बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में होती है तो उस टाइम आपके पास कोरोनरी ब्लड फ्लो जो होता है वो 225 पर मिनट होता है, और 0.7 से लेके 0.8 ml पर ग्राम ऑफ हार्ट मसल होता है। मतलब हार्ट मसल्स के 1 ग्राम के मुताबिक 0.7 टू 0.8 ml होता है। ठीक है। अब डिस्टोल क्या होता है? डिस्टोलिक प्रेशर, वो जब हार्ट के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाते और उसके चैम्बर जो है तो वो ब्लड से फिल हो जाते हैं, उसको डिस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आपके पास डिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसके दौरान कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे आपके पास हार्ट के मसल्स, और फिर जो है तो उसके फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैपिलरीज की वजह से। अच्छा, ये जो सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है तो इसको ये सारा का सारा जो प्रोसेस हमने अभी पढ़ा कि इस तरह से होता है, वेन इज ब्लड इस तरह कंट्रोल, ये सारा का सारा प्रोसेस आपके पास कार्डिक मसल्स कॉम्प्रेशन के दौरान हो रहा है, कि यानी जब आपके पास कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसी दौरान आपके पास ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास जब कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो आपके पास एक प्रेशर बनता है, उसको इंट्रा मायोकार्डियल प्रेशर कहते हैं उस जगह पे हार्ट के मसल्स में। लेकिन वो प्रेशर क्या होता है, इनर लेयर्स में ज्यादा होता है। हार्ट के 2 लेयर्स होते हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। तो जो आउटर लेयर है वहां पे ये इंट्रा मायोकार्डियल प्रेशर ज्यादा होता है, और जो आउटर लेयर पे प्रेशर कम होता है और इनर लेयर पे प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसको मैं जरा डायग्रामेटिकली बना के समझा देती हूँ कि ये आपके पास 2 लेयर्स हो गए, एक आउटर लेयर हो गया और एक हो गया इनर लेयर। तो कह रहे हैं कि आउटर लेयर में जो मायोकार्डियल प्रेशर है वो लेस होगा, और जो इनर लेयर है हार्ट की, सॉरी, उसमें मायोकार्डियल प्रेशर ग्रेटर होगा। ठीक है, आउटर में लेस होगा एज कंपेयर टू इनर लेयर। और इस ग्रेटर प्रेशर की वजह से क्या होगा कि आपके पास जो सब इंडोकार्डियल ब्लड वेजल है, इस प्रेशर की वजह से सब इंडोकार्डियल ब्लड वेजल जो है तो वो ज्यादा कॉम्प्रेस होगी आउटर ब्लड वेजल से। मतलब जो अंदर वाली वेजल्स है उनमें ज्यादा कॉम्प्रेशन होगी एज कंपेयर टू द आउटर ब्लड वेजल्स। ठीक है। अब यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो इसके बाद इस एक एक फैक्टर को हमने डिटेल में पढ़ना है, तो बस इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। चलें, तो इस एक एक फैक्टर को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो है, उसको कुछ फैक्टर्स कंट्रोल करें। तो कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करें? कह रहे कि ऑक्सीजन जितना चाहिए होता है ब्लड फ्लो के लिए वो भी इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कंजम्पशन कितनी हो रही है वो भी इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जितनी कोरोनरी ब्लड फ्लो होती है इन रिस्पॉन्स टू मायोकार्डियल ऑक्सीजन यूज, यानी मायोकार्डियल मसल्स में जब ऑक्सीजन का यूज हो जाता है उसके रिस्पॉन्स में जो बढ़ जाते हैं कोरोनरी ब्लड का फ्लो, वो। इसके अलावा रिएक्टिव हाइपरीमिया। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पास
कोरोनरी ब्लड फ्लो के लिए ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके पास रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद यहाँ पर वर्ड लिखा गया है हाइपरीमिया। तो हाइपरीमिया का मतलब ये है कि आपके पास ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है मुख्तलिफ टिश्यूज में। जब मुख्तलिफ टिश्यूज में एक टाइम पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरीमिया। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है कि लोकल मेटाबॉलिज्म जो है, तो वो भी इफेक्ट करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को। इसके अलावा कोरोनरी सिस्टम जो है तो इसको रेगुलेट किया जाता है वस्कुलर रिस्पॉन्स टू लोकल नीड, कि जितनी नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है तो कोरोनरी सिस्टम रेगुलेट करेगा। ठीक है। अब वन बाय वन जो हमने जितने फैक्टर्स पढ़े उनको डिटेल में पढ़ेंगे। कि ऑक्सीजन डिमांड एज अ मेजर फैक्टर, तो ये आपके पास कोरोनरी ब्लड फ्लो का जो फर्स्ट फैक्टर था वो है। कहते हैं कि ब्लड फ्लो जो है कोरोनरी आर्टरीज में वो प्रोपोर्शनल है टू नीड ऑफ कार्डिक मस्कुलेचर ऑफ ऑक्सीजन, कि जितने कार्डिक मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होगी उतनी ही ब्लड फ्लो होगी कोरोनरी आर्टरीज में। ठीक है। कि जितनी आपके पास कार्डिक मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उतनी ही फ्लो होगी ब्लड की कोरोनरी आर्टरीज में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगर आपके पास ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा हार्ट में तो इसकी वजह से वाजोडाइलेशन जो है, वाजोडाइलेटर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस रिलीज होंगे जिनकी वजह से वाजोडाइलेशन होती है, वो मसल सेल्स रिलीज करना शुरू कर देंगे, मतलब वाजोडाइलेशन होना शुरू हो जाएगी अगर आपके पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई। अब जो सेकंड फैक्टर था जो कि कोरोनरी ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है वो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन पढ़ेंगे। कहते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है तो वो चेंज हो जाती है। मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ऑक्सीजन हार्ट के मसल्स यूज करते हैं वो चेंज हो जाती है। अच्छा, हार्ट आपके पास कितना ऑक्सीजन यूज करेगा ये डिपेंड करता है कि हार्ट कितना वर्क परफॉर्म करे। लेट सपोज कोई है जो कि रेस्टिंग कंडीशन में है तो लेस ऑक्सीजन यूज होगा। अब अगर कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है या कोई हाई एरोबिक एक्टिविटी कर रहा है तो डेफिनेटली उसका हार्ट जो है तो वो ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो उस टाइम में हार्ट के मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा वर्क होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन करेंगे हार्ट के मसल। अच्छा, इसके अलावा कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है कि मायोकार्डियल एनर्जी कंजम्पशन और ऑक्सीजन का यूजेज जो है वो दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन टाइम के। ठीक है, टेंशन टाइम का क्या मतलब कि मतलब जिसने जितने देर आपके पास हार्ट के जो मसल्स है वो टेंशन में रहेंगे, वो एक्स्ट्रा एफर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो टेंशन टाइम क्या है, इन्होंने भी यही बताया कि वो वाला टाइम कि कार्डिक साइकिल जो आपके पास पूरा का पूरा होता है कि जिसमें हार्ट अपनी मैक्स सर्कुलेशन कर रहा है, ब्लड उसके अंदर आया डीऑक्सीजनेटेड, फिर उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस दिया, जो कि 1 मिनट के अंदर वो पूरी की पूरी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, बीटिंग कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ये वो टाइम है जिसमें टेंशन मेंटेन होता है कार्डिक साइकिल के दौरान। ठीक है, तो इसका टेंशन टाइम जो है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मतलब अगर टेंशन टाइम ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगी और ज्यादा एनर्जी जो है तो जो हार्ट के मसल्स है उनको चाहिए होगी। अगर टेंशन टाइम कम होगा तो हार्ट के मसल्स को कम एनर्जी चाहिए होगी और कम ऑक्सीजन यूज होगा। इस बात का ये मतलब हो गया। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं कुछ ऐसे बाकी भी सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है वो इफेक्ट होती है, जैसे कि एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, थायरोक्सिन, डिजिटेलिस और कैल्शियम आयंस। ये सारे के सारे जो सब्सटेंस अगर इसको बंदा कंज्यूम करे या फिर ये वैसी ही बॉडी में इनकी सिक्रीशन हो जाए या लार्ज अमाउंट में मौजूद हो तो इनकी वजह से भी कार्डिक एक्टिविटी या कोरोनरी ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है।
अच्छा, अब आपके पास इम्पोर्टेंस क्या है? कोरोनरी ब्लड फ्लो की इम्पोर्टेंस आपके पास क्या है? तो कहते हैं कि जब हार्ट बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में होता है तो जब आपके पास कहते हैं जब आपके पास हार्ट बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में होता है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है तो कोरोनरी ब्लड से वो फ्लो करता है हार्ट मसल्स की तरफ, और जब कोरोनरी ब्लड फेल हो जाता है अपने ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा करने में, और तो उसकी वजह से मसल की हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक हो जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेस्टिंग स्टेट में जो है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन कोरोनरी ब्लड से फ्लो करता है हार्ट मसल्स की तरफ, और अगर अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उस टाइम में कोरोनरी ब्लड जो है तो डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा।